नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अब से 3 दिन बाद रंगों का पर्व होली है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के जीवन में, सभी की जिंदगियों में खुशियों के रंग, ये रंगों का पर्व भरे। लेकिन आज मार्च का पहला दिन और रविवार का दिन, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ होली के पर्व, रंगों के पर्व के बीच और इसके बावजूद मायूस है। उसकी मायूसी की क्या वजह है? ठीक 4.5 माह पूर्व दिवाली के दरमियान भी, दिवाली के दौरान अक्टूबर मध्य में भी अतिथि शिक्षकों को मायूसी मिली थी। वो मायूसी थी, कई लोग, कई उनके साथी, कई शिक्षकों को अपने काम से, अपने पद से बाहर होना पड़ा। उनको अपनी लंबी सेवा जो 10-1 साल की थी उसको छोड़ के नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और आज अतिथि शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में सांकेतिक धरना भी दिया। चंपावत, जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, उस जिले के जिला मुख्यालय में भी सांकेतिक धरना हुआ। पूरा मामला क्या है, समस्याएं क्या है, उनकी नाराज़गी क्या है और उनको क्यों लगता है कि उनके साथ एक छल हो सकता है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सीधे अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों से बात करते हैं। जिलाध्यक्ष चंचल सिंह कुंवर और तमाम साथी, नीरज जोशी और तमाम जो साथी हैं वो हमारे साथ हैं। कुंवर साहब, जो आप लोगों ने इतवार के बावजूद बोर्ड परीक्षाओं के बीच सांकेतिक धरना दिया, तो क्यों ये नौबत आई? दरअसल हर बार, हर त्यौहार में हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले भी दिवाली के समय आपने अभी बता ही चुके हैं कि क्या हमारे साथ किया गया था। और हमने इससे पहले जो हमारा दीर्घकालीन अवकाश है, ये पूरी जो कहानी है हमारी दीर्घकालीन अवकाश को लेकर है, दीर्घकालीन अवकाश में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। तो इससे पहले भी हम इसमें धरना प्रदर्शन करके हम लोगों ने यह जो मानदेय था निकलवाया था। लेकिन ये जो गूंगी सरकार है, इसे जगाने के लिए हमारा ये सांकेतिक धरना करना बहुत ज़रूरी था। हमारे जो साथी हैं, आपको पता ही है, वो पिछले दिवाली से घर बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई नई योजना नहीं लाई जा रही है। उसके अलावा जो हमारा दीर्घकालीन, हमें पिछले 10 सालों से यह मानदेय मिल रहा है, लेकिन इसमें बार बार किसी न किसी रूप से अड़ंगा लगाकर, और इनका ये कहना है कि इनको जो कार्य किए जाने का वेतन है वही मिलेगा। तो यहाँ के जो हमारे चंपावत जिले के शिक्षा अधिकारी हैं और खंड शिक्षा अधिकारी हैं, सब ने ये आदेश दिया कि जो शीतकालीन अवकाश हैं उसमें सभी लोग ऑनलाइन शिक्षण करेंगे। और सभी लोगों ने किया, किसी ने ऑनलाइन किया, किसी ने ऑफलाइन किया, और सब लोगों ने अपने जो भी प्रमाण पत्र थे वो अपने प्रिंसिपलों को जमा किए और प्रिंसिपलों ने वो खंड शिक्षा अधिकारियों को जमा किए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक 31 जनवरी को अपर सचिव की तरफ से एक लेटर निकलता है। उसमें ये कहा गया है कि जो पहले एक बात पूछी गई, ये पहले एक लेटर जो भेजा गया वो उसका जवाब है, लेकिन यहाँ के अधिकारी उस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ का पूरा वेतन रोक दिया है। हमारा ही नहीं, पूरे प्रदेश का वेतन रुका हुआ है। और कहीं ना कहीं जब एक शीतकालीन अवकाश में लोगों ने काम किया है, सब चीज़ें की है, तो उसके बाद भी ये रोकना बहुत ही एक तानाशाही रवैया है। इसके प्रति किसी के मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है कि इनके लिए ये क्यों चीज़ की जा रही है। होली जैसे पर्व में भी आपको मैं बता दूं, अभी हमारे चंपावत जिले के 4 ब्लॉकों में से एक भी ब्लॉक का अभी वेतन नहीं निकला है फरवरी में। हाँ, फरवरी का वेतन अभी भी नहीं निकला है। और अभी कल को 2 तारीख है, 3, 4, और ये होली इनकी बिना वेतन के जाने वाली है। अब आप ही समझिए कि बिना वेतन के अगर कोई हमारा कर्मचारी, और कर्मचारी वह जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, जो एक अच्छी चीज़ें करने की शिक्षा दे रहा है, उसी को वेतन नहीं दे रहे हैं। तो मेरे तो बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है, यहाँ के अधिकारी क्या चाहते हैं, और किस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि हम किसी का शोषण करते रहेंगे। अभी आप बोर्ड परीक्षा में देखिए, हर गेस्ट टीचर से, हर अतिथि शिक्षक से वो सब काम करवाया जा रहा है, चाहे बंडल ले जाना हो, चाहे उनसे कक्ष निरीक्षक का काम हो। कहीं कहीं तो कक्ष निरीक्षक के अलावा वो पूरी परीक्षा का काम भी देख रहे हैं। फिर भी उनसे इस तरीके का सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये हमारे समझ से परे है। इसीलिए ये सांकेतिक धरना किया गया था। हमारे साथ जिला महामंत्री नीरज जोशी साहब हैं। नीरज जी, जो 2025-26 का शिक्षा सत्र है,
उसमें मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टी पड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में जो दिसंबर 25 के बाद से पूरे जनवरी भर की छुट्टी होती है वो हुई। तो क्या मैदानी शिक्षकों को वो मानदेय मिला या उनको भी मानदेय नहीं मिला जो अवकाश के दौरान का? देखिए, अवकाश के दौरान का मानदेय हमारे जो मैदानी शिक्षक हैं उनकी 13 दिन की जो छुट्टियां हैं, 13 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं। और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जैसे कि तामली है, मंच है, घाटी वाले क्षेत्र है, वहाँ पे भी तो उनको भी यह मानदेय नहीं मिला है। और जो उनका शेष 18-17 दिन का मानदेय है वो उनको मिला हुआ है, लेकिन जो ये 13 दिन का मानदेय है वो नहीं मिला है। और यही बात जब हमारी इससे पहले भी हमने अपने शीतकालीन मानदेय के लिए भी, तो उसमें जो ठंडे क्षेत्र के लोग हैं उनको 35 दिन का नहीं मिलता है, और वहाँ पे जो 15 और 35 का एक रेशो है वो चलता ही रहता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो कि एक हास्यास्पद लगता है कि क्या उन 13 दिनों में उन जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, और 10 साल से काम कर रहे हैं तो हमने ये देखा है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में भी देखें कि आदमी जितने ज़्यादा साल काम करता है उसको उतनी बढ़ोतरी मिलती है, प्रगति मिलती है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हिसाब से जितना ज़्यादा हमें समय व्यतीत हो रहा है, जितना समय शिक्षा विभाग को अतिथि शिक्षकों ने दिया है, पूरे मनोयोग से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक डाउनग्रेड हो रहा है जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है। और चिंता का विषय स्पेशली इसलिए है कि ये ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र, जहाँ हम उन प्रदेश के नौनिहालों को पढ़ा रहे हैं, और लगभग 4000 की संख्या में अतिथि शिक्षक अभी काम कर रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों से कहें या अधिकारियों से कहें, वो आपस में ये बातें करते हैं कि अतिथि शिक्षकों के बिना विद्यालय नहीं चल सकते। इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। जब से अतिथि शिक्षक आए हैं बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले। ये अंदर ही अंदर बात होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सरकार या हमारे जो शासन है, प्रशासन है, उसको ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो बेटरमेंट देख रहे हैं तो उस बेटरमेंट के लिए इन लोगों का बेटरमेंट, हमारा बेटरमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ताकि और मनोयोग से हम काम कर सकें। और आगे आने वाली जो हमारी क्योंकि जो जनरेशन है वो शिक्षा से ही, सबसे पहले शिक्षा ही है, उसके बाद अन्य चीज़ें हैं। तो इन लोगों के लिए बेटरमेंट, हम लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए इन्होंने जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा, वरना हमारे संगठन के द्वारा जो आदेश होगा, हम आगे जो धरने का एक प्रदर्शन का रूप है वो थोड़ा आगे हम और इसको करेंगे। मिश्रा जी, चूँकि आज आप लोगों ने सांकेतिक धरना दिया। जी सर। अब आप लोगों ने अपनी बात को शिक्षा विभाग तक पहुंचाने की कोशिश की होगी, शासन तक पहुंचाने की कोशिश की होगी, सरकार को अपनी मांग से अवगत कराएगा। जी सर। अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो दीर्घ अवकाश का मानदेय नहीं मिलता है, तो आगे क्या स्टेप्स उठाएंगे? सर, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग विगत 10 वर्ष से कार्यरत हैं, और हर बार ग्रीष्मकाल और शीतकाल के टाइम में ये समस्या आती रही है, और लेकिन फिर अधिकारियों के द्वारा वेतन आहरित भी किया जाता है। तो मैं इस बार फिर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि पहले हमें अपर सचिव साहब के माध्यम से आदेश दिया गया कि आप दीर्घकालीन अवकाश में विद्यालय में शिक्षण कार्य करें, उसके माध्यम से उसके आधार पर आपका वेतन आहरित किया जाएगा। लेकिन तदुपरांत 31 जनवरी को फिर पुनः आदेश आ जाता है कि अतिथि शिक्षकों को जो है दीर्घकालीन अवकाश का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। मैं आप ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने पूरे शीतकाल में अध्ययन कार्य कर दिया गया है, 31 जनवरी के बाद फिर 1 फरवरी से तो विद्यालय ओपन हो जाते हैं सर, हमने पूरा शिक्षण कार्य भी कर दिया है इनके आदेश के अनुसार, तो अब हमारे वेतन आहरण होने में इतनी समस्याएं क्यों सरकार द्वारा की जा रही हैं? मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि, और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सीएम साहब से भी आग्रह करता हूं कि सर हमारी समस्याओं का निस्तारण कीजिए। जिस प्रकार से उपनल साथी 10 वर्ष की सेवा के उपरांत उनके लिए आप एक समान कार्य समान वेतन की नियमावली बनाने की प्रक्रिया चालू कर रखी है आपके विभाग के द्वारा, आपके अधिकारियों के द्वारा। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि सर हम अतिथि शिक्षक जो कि आपके विधानसभा क्षेत्र चंपावत में पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में
अपने पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट दिन प्रतिदिन या ईयर वाइज देखने को भी मिल रहा है कि अतिथि शिक्षक दुर्गम से अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि सर हमारे लिए भी कोई एक नियमावली बनाई जाए, ताकि हम लोग हर बार ग्रीष्मकाल शीतकाल के मैटर को लेकर या किसी अन्य समस्याओं को लेकर या फिर मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश को लेकर या चिकित्सा अवकाश को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से या किसी स्टूडियो के माध्यम से आपको हम एक मैसेज दें और फिर आप उस मैसेज को देखने के बाद अपना संज्ञान लें और अधिकारियों को निर्देशित करें कि भाई अतिथि शिक्षकों का वेतन आहरण किया जाए। इसलिए मेरा आपसे थम्बली रिक्वेस्ट है, जिला उपाध्यक्ष संपादक होने के नाते मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि सर हमारी समस्याओं का भी पूर्ण रूप से निराकरण किया जाए, ताकि हमारे भी बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और हम भी अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकें। सर लक्ष्मी जी, जैसा अतिथि शिक्षकों को लेकर है कि भाई उनमें एक हर समय एक असमंजस है, एक तलवार लटकी हुई है। किसी विद्यालय में तैनाती होती है किसी चयनित अध्यापक की जो आयोग से आता है, चाहे वो LT हो, लेक्चरर हो, और उस विषय में अतिथि शिक्षक काम कर रहा है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है या दूसरे विद्यालय शिफ्ट किया जाता है। दोनों स्थितियाँ अपने आप में परेशानी पैदा करने वाली है कि एक सेटल्ड जिस जगह वो पढ़ा रहा है उस जगह से वो दूसरे ब्लॉक में जा रहा है, दूसरे स्कूल में जा रहा है और इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाने में मनोबल में कितना असर पड़ता है? सर जहाँ तक मैं बात करूँ मनोबल की, तो अगर आपको पहले से पता है कि आप 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, कभी भी हट सकते हैं, तो वहाँ पर मनोबल तो एकदम गिरा हुआ समझ लीजिए। लेकिन फिर भी हम अतिथि शिक्षक इतने मनोयोग से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तो ज़मीनी हकीकत है। कोई भी जाके अधिकारी जन जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, हमारा काम भी देखते हैं। उसके बावजूद ये है कि हमारे पहले तो हमारी पद की अनिश्चितता थी, हम कभी भी हट सकते हैं। अब तो हमारी सैलरी की भी यही हो गया कि हमें विश्वास नहीं होता कि अगले महीने सैलरी आएगी, या कोई त्यौहार आने वाला है तो हमें लगता नहीं है कि हाँ पक्का इस बार हमारा वेतन आने वाला है। क्यों? कभी भी कोई भी आदेश, और विचित्र सा आदेश होता है। पहले ये कहते हैं कि आप लोग काम करिए, जब हम काम कर लेते हैं ठीक उसके बाद ये अलग अलग से आदेश निकाल देते हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि क्यों अतिथि शिक्षक के बारे में गंभीरता से सोचा नहीं जा रहा है, सिर्फ हमें ही अनदेखा क्यों करा जा रहा है? ये मतलब क्या कारण है? या तो हम अपनी इच्छा से आए हुए होते पूरी एक विधि विधान से, पूरा एक हम विधि के दौरान आए हैं, हमारी मेरिट बनी है, हमारे पास कौन सी ऐसी डिग्री नहीं है जो अन्य शिक्षकों के पास है, या हम ऐसा कौन सा काम नहीं कर रहे हैं जो अन्य शिक्षक कर रहे हैं। तो इसके बावजूद हमारी अनदेखी करना। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, जहाँ तक है प्रभावित होने की बात, हमारे स्टाफ में मतलब एक हमारी साथी हैं, 1 साल में 11 स्कूल बदले उन्होंने। क्या उनको कोई मेंटली हैरेसमेंट नहीं हुआ होगा? है खर्चा तो छोड़िए, मतलब जितनी तनख्वाह उनकी आई थी उससे डबल उनका खर्चा हो गया है। और घर की स्थिति ये है कि इसी तनख्वाह से, और पहले तो ये है ही कितनी तनख्वाह, और इसमें भी आप लोग जो मतलब हर संभव प्रयास ये है कि इसे काटा जाए। मतलब कारण क्या है इसके पीछे, मैं साफ साफ पूछना चाहती हूँ प्रशासन से भी। मतलब या डिग्री की कमी है हमारे पास, या कौशल की कमी है हमारे पास। लक्ष्मी जी, जैसे फरवरी में पिछले महीने सरकार ने जो उपनल कर्मी थे जिन्होंने लंबी अदालती लड़ाई लड़ी, और वो हाई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट 2018 में और फिर उसके बाद 2024 में वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया, और सरकार ने 2025 में माना, और 2026 इसी साल पिछले महीने फरवरी में उनको सुविधाएं बढ़ाई हैं, समान काम समान वेतन के दायरे में लाए। तो क्या आप लोग भी उपनल की तर्ज पर अदालत में जाने का विचार कर रहे हैं? बिल्कुल सर, अगर हमारे हक की बात है, हमने 10 साल इस व्यवस्था को दे रखे हैं। अब हम 10 साल बाद हमारे साथ के कई ऐसे साथी हैं, कोई और फॉर्म भर ही नहीं सकते, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारे साथ हमारी जो डिग्री है, जिस पद पे हमें रखा गया था, उस पद को स्थायी करते हुए आगे हमारे साथ सोचा जाए। अगर हम अपने मन लगाकर काम कर सकते हैं तो अपने हक के लिए भी हम ज़रूर लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शांतिपूर्वक तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कृपा करके प्रशासन से कि हमारे बारे में गंभीरता से सोचिए। आप क्यों नज़रअंदाजी की जा रही है, अनदेखी की जा रही है, बस यही प्रश्न है मेरा। और जहाँ तक बात है वेतन की, मतलब काम का वेतन भी हमारा रोका जा रहा है, ऐसा क्या कारण है इसके पीछे? अगर छुट्टियाँ हमारी होती हैं तो अन्यों की भी होती हैं। जो स्थितियां हैं, एक तरफ समान काम समान दाम की बात होती है,
लेकिन वहीं काम करने के बाद दाम ना मिलना। शिक्षकों का कहना है कि जनवरी का जो शीतावकाश हुआ उस दौरान उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन में हिस्सेदारी करी, अपना काम किया, बच्चों को पढ़ाया, लेकिन 31 जनवरी को यानी कि माह के अंतिम दिन आदेश आता है कि दीर्घ अवकाश का वेतन नहीं दिया जाएगा। काम करने के बाद भी वेतन ना मिलना। और माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन का ठीक कहना है कि वो जिन परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं, दूर के स्कूलों को बीते 11 साल से 2015 में जब इस व्यवस्था को लागू किया गया था, बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक नहीं थे। यानी कि जो भावी पीढ़ी है, नौनिहाल हैं, उनका भविष्य अधर में था और उस भविष्य को बचाने में, उस भविष्य को संवारने में, उनको पढ़ाने में जो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो उन्हीं अतिथि शिक्षकों ने निभाई, जिनके सिर पर आज नौकरी से निकलने का, नौकरी से हटाए जाने की तलवार लटक रही है। कम मानदेय, समय पे मानदेय न मिलना और जो भविष्य की अनिश्चितता है, परमानेंट होना ये दूर की बात है, एक सम्मानजनक मानदेय न मिलना और छुट्टियों का मानदेय, जो दीर्घ अवकाश का मानदेय कटना, ये परिस्थितियाँ अतिथि शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान करती हैं, उनके अध्यापन के कार्य को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती होंगी। भारत को विश्व गुरु बनाने की बार बार बात होती है और गुरुओं के बगैर हम कैसे समाज में आगे बढ़ेंगे, दुनिया से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, शिक्षा के स्तर को कैसे बेहतर करेंगे। उपनल जैसी कोई व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के लिए लागू की जानी चाहिए कि समान काम समान वेतन भी हो, साथ में एक जो दुविधा है, एक नौकरी जाने का भय है, वो ना हो, ताकि जो शिक्षण कार्य है वो बेहतर तरीके से कर सकें और रोज़गार सृजन की भी जो बात है वो भी ज़मीन पर नज़र भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद।